हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर गेयर क्लासेस में। जैसे कि आपको कल सूचित किया गया था, कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था और आपके लिए क्लासेस लाने के लिए बोला गया था। तो आज हम क्लास लाने के लिए तैयार हो गए हैं आपके लिए। तो हम पहली क्लास आपके लिए कैरियर क्लासेस धागा पे लाने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहली क्लास जियोग्राफी की लाएंगे, ठीक है, और इसके बाद कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज भी आपकी सबसे पहली क्लास होगी, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले तो बात करेंगे आज हम लोग पहला चैप्टर जो कि भारत भूगोल का, भारत एक सामान्य परिचय। ठीक है दोस्तों, ये इधर मैंने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आपको पूरा फिगर भारत का जो है मेंशन कर रखा है। भारत के जो अन्य राज्य भी हैं, यहाँ पे ये जो फिगर बनाया हुआ है मैंने संशोधित फिगर बनाया हुआ है, जो कि हाल फिलहाल में अभी चर्चा में रहा हुआ है। जम्मू कश्मीर जो आपका, जो कि अभी दो भागों में बांट गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों पूरे भारत के बारे में एक सामान्य ओवरव्यू या एक सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे भारत के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो भारत में यहाँ पे सबसे जरूरी है कि भारत के राज्यों की अवस्थिति आपको जाननी जरूरी है। इस वजह से यहाँ पे मैंने पूरे राज्यों को मेंशन कर दिया है, क्योंकि गाइस जब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें अपने जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हमें सभी राज्यों की स्थिति पता होगी बहुत अच्छे बेहतर ढंग से, तभी हम आगे की श्रृंखला को, जो भूगोल की हमारी आगे की श्रृंखला है, उसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। लाइक जैसे हमें भारत में मानसून पढ़ना है और हम लोग सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले मानसून जो आता है वो केरल में आता है, 1 जून को आता है। तो यदि हमें केरल की स्थिति ही नहीं पता है तो हम अच्छे ढंग से मैथ या फिर जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है वो केवल और केवल मैथ का ही है। तो गाइस मैं आपको सारे टॉपिक्स करवाऊंगा, बेसिक से लेकर जो आपके इवन सभी यूपीपीएससी तक के एग्जाम के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा डे बाय डे। जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है गाइस। तो मैं अभी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर अपना रहेगा जियोग्राफी में कि भारत का एक सामान्य परिचय। तो दोस्तों भारत का एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे उससे पहले सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भारत की स्थिति क्या है। जो हमारा पूरा संसार है, संसार में जो भारत की स्थिति है वो कहाँ पर स्थित है भारत। हम लोगों ने दोस्तों पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ होगा कि भारत ग्लोब में देखने पे हमें किसी एक स्थिति दिखाई देता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि भारत की स्थिति, ठीक है दोस्तों। तो भारत की स्थिति, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि भारत कहाँ पर स्थित है हमारे मानचित्र में या ग्लोब से। तो दोस्तों आपने ग्लोब देखा होगा, मैं आपको बाई चित्र समझाने की कोशिश करूंगा बाई फिगर। ये मान लीजिए दोस्तों आपका क्या है, ये ग्लोब है। ग्लोब में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपके ध्रुव होते हैं, ये उनका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक ध्रुव, इस आपके ग्लोब में एक बीचों बीच एक लाइन जाती है जिसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, और इस रेखा का हम लोग नाम क्या लेते हैं, इसे बोलते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है गाइस, विषुवत रेखा, ठीक है। तो यह जो 0 डिग्री रेखा है यह हमारे पूरे ग्लोब को या पूरे मानचित्र को 2 भागों में बराबर बांटती है। एक ऊपर का हिस्सा हमारा, यह क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव। और ये नीचा जो पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है दोस्तों। इसकी 0 डिग्री रेखा के समांतर एक और रेखा खींची गई है यहाँ पे, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और यह रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, और इस रेखा का नाम क्या रखा गया है, कर्क रेखा। दोस्तों इसी के 0 डिग्री के समांतर दक्षिण में स्थित एक इसी माप में 23.5 डिग्री साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा यहाँ से खींची गई है, और इसको क्या बोला गया है, मकर रेखा। दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है, मकर रेखा, और इसका क्या नाम रखा गया है, कर्क रेखा। एक दोस्तों इसी के समांतर और लाइन खींची गई है, वह लाइन ना होकर के वृत्त का रूप ले लेती है, उसे इसलिए हम उसे वृत्त कहते हैं, और उसकी स्थिति ग्लोब पे कितनी है, तो 68.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध पे। दोस्तों इसका नाम क्या है, इसका नाम हम देते हैं आर्कटिक वृत्त, ठीक है दोस्तों। क्या नाम देते हैं इसको, आर्कटिक वृत्त। वृत्त इसलिए कहते हैं
क्योंकि यह एक रेखा ना होकर के एक वृत्त का रूप ले लेती है ऊपरी हिस्से में। सेम वैसे ही 0 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पे भी आपका यह 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे भी स्थित है एक वृत्त के रूप में, जिसे हम नाम क्या लेते हैं, अंटार्कटिका। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर हम बात करें तो यह दिशा डायरेक्शन की बात करें तो यह उत्तर ऊपरी दिशा, नीचे की यह दिशा दक्षिण, और यह दिशा पूर्व की ओर होती है और यह दिशा पश्चिम की होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को मिला दूं, ध्रुव से ध्रुव को मिला दूं, तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिखेगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको भारत की स्थिति यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारत हमारा उत्तर, यह उत्तर दिशा है और यह पूर्व दिशा है, दोनों दिशाओं के मध्य में स्थित है। यह उत्तर दिशा और यह पूर्व दिशा, तो भारत कहाँ पे स्थित है, पूर्वोत्तर दिशा। तो आप कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमारा एक आंसर ये निकल के आ गया कि भारत, सबसे पहला हमें क्वेश्चन जानना था कि जो वर्ल्ड आपका ग्लोब है, ग्लोब पे भारत की स्थिति है वो कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है गाइस, अब मैं इसके आगे आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत का जो विस्तार है वो अक्षांश और देशांतर दोनों में है। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है, इसके बारे में दोस्त हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो गाइस आशा करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसे आप थोड़ा सा अपने फोन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में मैं अगला इसके बाद का टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, ओके गाइस, ले पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट। अब मैं आगे की चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोगों ने ये जान लिया कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो भारत की स्थिति ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब यहाँ पे मैंने दूसरी चीज क्या बात की कि यहाँ पे भारत का जो विस्तार है, भारत का दो तरह से विस्तार है, एक तो अक्षांशीय विस्तार है और दूसरा देशांतरी विस्तार है। तो गाइस हमारे मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, तो उसके बारे में भी हम बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अपने विश्व भूगोल में। तो अभी थोड़ा सा वर्ड आया हुआ है तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा भारत का देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश मतलब क्या दोस्तों, अक्षांश और देशांतर आपको बहुत अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ये देखेंगे कि दोस्तों अक्षांश होती क्या है, किससे कहते हैं अक्षांश। तो आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 22 चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये आपका ग्लोब है और ग्लोब में ये आपका उत्तरी सिरा और ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। ये 0 डिग्री रेखा, अभी जस्ट आपने पढ़ा कि ये पूरे ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। तो जो 0 डिग्री रेखा के समांतर, 0 डिग्री रेखा के समांतर मतलब उसी के बराबर, 0 डिग्री रेखा के समांतर मतलब उसी के बराबर। तो ये रेखाएं जो खींची जाती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी किताबों में आपको पढ़ के भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। आप कभी कभी बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्षांशों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी आपसे आज से क्लियर हो जाएगा कि अक्षांशों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको दिखाई देता है कि कभी कभी आप देखते हैं कि अक्षांशों की संख्या 181 होती है, कहीं कहीं पे आपको सुनने में मिलता है कि अक्षांशों की संख्या 179 होती है। तो ये दोनों डिफरेंस क्यों होता है मैं आपको अभी क्लियर करवा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या और कुल अक्षांशों की संख्या, बात को गौर से समझिएगा। मैंने कहा क्या, अक्षांश की कुल संख्या और अक्षांश रेखाओं की संख्या। दोस्तों जो अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, टोटल 179, और अक्षांशों की, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, 151 होगी। अक्षांश रेखा शब्द का मतलब यहाँ पे ये है कि
हम उसे गिनेंगे अक्षांश रेखा में जो एक लाइन के रूप में हो। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मैंने 0 डिग्री रेखा खींची हुई है, यहाँ से आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको 90 मिलेंगे। कितने? 90। ठीक है, 90 रेखा है और नीचे भी 90। तो एक काम करेंगे कि आप देखेंगे कि जब आप 90 वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यह रेखा नहीं बनती है, यह क्या बन जाता है? पॉइंट बन जाता है। जब आप 0 डिग्री से दक्षिण की ओर आएंगे गिनते हुए, तो जब 90 वाले में पहुंचेंगे, 90 वाले नंबर पे पहुंचेंगे, तो वहां पे वो रेखा ना होकर के क्या हो जाता है? पॉइंट हो जाता है। तो हम 181 में 2 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? ये रेखा। तो यहाँ तक तो हम रेखाएं गिनेंगे, लेकिन इसे हम रेखा के रूप में नहीं गिनेंगे। क्या गिनते हैं इसको? बिंदु हो जाता है या पॉइंट बन जाता है। इस वजह से कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों? 179 मानी जाती है। क्लियर है? आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं अक्षांश क्या हो गया। अब हम बात करेंगे देशांतर क्या है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह हमारा उत्तरी गोलार्ध है और यह दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, यह उत्तरी पोर्शन, यह उत्तरी पोर्शन या दक्षिणी पोर्शन। यहाँ पे देखेंगे यह आपका पूर्वी है हिस्सा है और यह पश्चिमी हिस्सा है। तो अभी आपने देखा कि 0 डिग्री के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। अब आप क्या देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए अक्षांशों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्षांशों की, अक्षांशों या नहीं, अक्षांश नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे आप भाई? इसे कहेंगे 179। अगर मैं जैसे आपसे बोलूं कि देशांतरों की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या, ये लाइन कितनी हो जाएगी आपकी? 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो दोस्तों अभी जस्ट आपने पढ़ा हुआ था कि इस तरह से बढ़ने से 0 डिग्री रेखा के समांतर करने से, 0 डिग्री रेखा के समांतर करने से जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो हमें क्या करना है? इसी तरह से बढ़ना है। मान लीजिए ये आपकी रेखा है, तो इसके समांतर जब बढ़ेगी ऊपर तक तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अक्षांशीय विस्तार। तो आप जान पा रहे हैं कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है वो यहाँ पे है। ठीक है, जो तमिलनाडु की स्थिति पर है, यहाँ पे तमिलनाडु में तो कन्याकुमारी है। तो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो विस्तार होगा उस ऊर्ध्वाधर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ पे आपको एक संख्या दिख रही होगी दोस्तों, मैंने लिख रखा है कि जो दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 35 डिग्री 6 मिनट तक है। तो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक हो जाएगा दोस्तों? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा अक्षांशीय विस्तार है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें कि अगर हम भारत का देशांतरीय विस्तार, तो यह दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर दोस्तों यहाँ पे मैंने देख लीजिए, यहाँ पे पूर्वोत्तर एकदम पूर्वी हिस्से से, यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है वही इसके पूर्वी भाग में माना जाएगा। तो यह 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो दोस्तों भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम नया, इसके और भी क्या, इसका सामान्य परिचय में हमें और क्या क्या पढ़ने चीजें हैं वो देखेंगे। दोस्तों जो भी चीजें आपको ना समझ में आ रही हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन टाइप करें। मैं कोशिश करूंगा आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है,
ओके दोस्तों, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी सीमाएं। पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के बीचों बीच से रेखा जाती है, तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब वह 8 राज्य कौन कौन से हैं तो हम इस फिगर में आपको अभी इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला राज्य देख लेंगे, यह है आपकी कर्क रेखा। सभी आपने यहाँ पे ग्लोब बनाया हुआ था, ग्लोब में भी हमने आपको समझाया हुआ था कि कर्क रेखा कहाँ पे है और भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती हुई इस तरह से निकलती है। तो इसमें कौन कौन से राज्य बीच में आते हैं जहाँ से यह कर्क रेखा गुजरती है, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहला राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात। दूसरा राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान। ठीक है, तीसरा राज्य दोस्तों हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। चौथा राज्य दोस्तों आपका हो जाएगा पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद में दोस्तों आता है आपका छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य आता है छत्तीसगढ़ के बाद में, आप मैप में देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे तो क्या आता है? झारखंड। छठवां राज्य आता है इसी के बाद में कौन सा? पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ये चीजें मैं आपको चित्र में भी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ये डॉट करके लाइन मैंने बना रखी है यहाँ से यहाँ तक पूरी। तो ये कैसी कौन सी लाइन है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा होती है वो, जिसे हम नाम क्या देते हैं? कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, तो ये 6 राज्य जो है भारत के मध्य में आते हैं। यहाँ से लेकर स्टार्ट करके गुजरात में यहाँ तक में 6 राज्य आते हैं। बाकी के जो 2 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा आपकी गुजरती है वो कौन से हैं? वो पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य हैं। और पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला उधर आप देख पा रहे होंगे त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, और एक लास्ट है, लास्ट में आपका क्या पड़ता है? मिजोरम। ठीक है दोस्तों, मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों यहाँ से भी आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है? ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पे है? किस राज्य में है दोस्तों? वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे भी बन सकता है कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये राजस्थान का दक्षिणी छोर है जो, वो दक्षिणी सिरा है, तो वहीं पे थोड़ा सा एकदम टच करती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर इसका? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन और मिलता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए कि वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड की राजधानी रांची। ये चीज भी आप नोट कर लेंगे। तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची। ठीक है दोस्तों, रांची। ये इतने पॉइंट जो हो जाएंगे आपके कर्क रेखा से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें सारी समझ में आ रही होंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए मैं इसके आगे से डिस्कस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक और टॉपिक आता है इसी के अंतर्गत, भारत के तटीय राज्य। ठीक है दोस्तों, तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या जो है, भारत के तटीय राज्यों की संख्या
तटीय राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। ठीक है, तटीय राज्य का मतलब ये है कि ऐसे कितने भारत के राज्य हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं, समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं, ऐसे कितने राज्य हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। कौन कौन से वो राज्य हैं वो हम यहाँ से बाई मैप देखेंगे। तो सबसे पहला राज्य है, तो आप इधर देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस साइड में क्या स्थित है? अरब सागर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या स्थित है? अरब सागर है। ठीक है दोस्तों, आपके इस साइड में जो पूर्वी हिस्सा है भारत के शायद इसका जो पूर्वी तट है, इधर क्या स्थित है? आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो है समुद्री एरिया है। नीचे भारत के दक्षिणी छोर पे क्या स्थित है? हिंद महासागर, पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी हिस्से पे अरब सागर स्थित है दोस्तों। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तट पे स्थित है। तो 9 है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आता है क्या? गुजरात। ठीक है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा तटीय वाला राज्य है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य। ठीक है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य। दूसरा आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद में आप सीरियल से देखते जाएंगे, दूसरा आएगा महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे दोस्तों आएगा जो भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा हो जाएगा? गोवा। चौथा राज्य देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आता है आपका कर्नाटक। पांचवा राज्य आता है इसी के बाद में केरल। छठवें राज्य पे आता है दोस्तों तमिलनाडु। सातवें नंबर पे आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आठवां राज्य है दोस्तों आपका ओडिशा। और 9वां राज्य आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत के कुल इतने राज्य हैं जो भारत की सीमा, जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा से लगे हुए राज्य हैं, तो उनकी संख्या टोटल कितनी है? 9। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको किस तरह से क्वेश्चन वेरिएशन किया जा सकता है? क्वेश्चन को इस तरह से घुमावदार पूछा जा सकता है कि भारत के पश्चिमी तट पर कितने भारत के तटीय राज्य हैं? कितने ऐसे राज्य हैं भारत के जो पश्चिमी तट पे हैं, जो पश्चिमी तट को टच करते हैं? तो कितने आंसर हो जाएंगे? 5। यहाँ से देख रहे होंगे गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, यहाँ से गोवा, ये छोटा सा जो है ये क्या है? गोवा 3, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक, और लास्ट का ये केरल। तो दोस्तों ये 5 राज्य हैं जो भारत के पश्चिमी तट पे स्थित हैं, और बाकी के 4 जो है वो पूर्वी तट पर स्थित हैं, जिनमें हमने जाना कि सबसे ज्यादा लंबाई जो जिसकी सबसे ज्यादा तटीय सीमा है, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एग्जामों का लेवल जो है बदल रहा है, तो वो पहली और आखिरी चीजें ना पूछ करके बीच की चीजें भी पूछ लेता है। जैसे हम लोगों को पता है कि गुजरात जो है सबसे ज्यादा बड़ी सीमा वाला तटीय राज्य है, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, दूसरा सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अगला टॉपिक अपनी में डिस्कस करूंगा। ओके दोस्तों, तटीय राज्यों के बारे में बात करते हुए हम लोगों ने अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं, एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत के पड़ोसी जो आपके देश हैं उनपे कौन कौन से बॉर्डर पे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7। कौन कौन से हैं वो देश? तो देख लेंगे दोस्तों, सबसे पहले नंबर में बाएं साइड से स्टार्ट करते हैं, तो ये आ जाएंगे पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में
अफगानिस्तान। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका चीन। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों नेपाल। पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों भूटान। छठवें नंबर पे आता है दोस्तों म्यांमार। ठीक है दोस्तों, और सातवें नंबर पे क्या आता है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश। तो ये 7 आपके पड़ोसी देश हैं भारत के, जिनमें भारत सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके भारत के कितने 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के साथ जो भी लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा जो है सब जो है भारत के साथ शेयर करता है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाने की वजह से आप भी बोरिंग ना फील करें, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको ये पूरा भारतीय भूगोल पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और आई होप कि दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो कल के टॉपिक में हम भारत के जो राज्य हैं उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे, और किस जो राज्य हैं उनकी सीमा के बारे में भी जानेंगे, किन किन राज्य से कौन कौन सा राज्य कितनी कितनी सीमा शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज का ये पैटर्न रिव्यू हो गया है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके वो कहीं ना कहीं आपके सीमाओं से संबंधित क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखते रहिए आपका कैरियर क्लासेस खाता, मैं विजय। थैंक यू, धन्यवाद।